एक तरफ जहां आर्थिक समृद्धि को महत्व देने की बात की जाती रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सतत विकास के लिए आवश्यक है कि मानवीय गतिविधि और प्रकृति में सामंजस्य बनाए रखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेटर निकोबार द्वीप पर चल रहे विकास परियोजनाओं और इससे जुड़े पर्यावरण सहित तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक भी है ग्रेटर निकोबार परियोजना। तो ग्रेटर निकोबार परियोजना में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के हम डिटेल से आज बात करेंगे। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप को विकसित करने की बात की है। पिछले 2 साल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े मुद्दे यहां उभर करके सामने आते रहते हैं। 70,000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट को दिया गया है, कहीं कहीं 72,000 करोड़ भी आप देखेंगे। 30 वर्षों में इस पूरे काम को पूरा करना है और ऐसा माना जाता रहा है कि 3 लाख लोगों को यहां पर बाहर से लाया जाएगा। काफी बड़े स्तर पर रोजगार सृजन की भी बात की जाती रही है। तो जरा इसी सब टॉपिक पर हम डिटेल से देखेंगे कि मसला क्या है और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या इसमें उभर करके सामने आए हैं। यह टॉपिक यूं तो सितंबर 2020 से ही चर्चा में रहा है, जब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात की गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि वो चाहते हैं कि यह जो द्वीप है ग्रेटर निकोबार, उसको वो सिंगापुर के जैसा विकसित कर दे। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि इसका कहने का क्या मतलब है। उस समय से ही इस प्रोजेक्ट पर बात शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, इस पर बात शुरू हुई, उसके साथ ही जो पर्यावरण के विश्लेषज्ञ थे, जो इसके एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी इस पर चिंताएं जाहिर करना शुरू कर दी। उसी को लेकर के फिर से आप अखबार की कटिंग देखेंगे, इस पर फिर से एक आर्टिकल आया है और चिंता जाहिर की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है तो विभिन्न मंत्रालयों से होकर के उसे गुजरना पड़ता है, और इन सब मंत्रालयों के बीच एक मंत्रालय हमारे देश में है जिसका नाम है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह मंत्रालय क्या करती है कि कहीं भी मान लीजिए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है, तो यह मंत्रालय देखती है कि क्या इससे जुड़ा हुआ मुद्दा उस प्रोजेक्ट में शामिल होता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या वहां उससे वन की कटाई होगी। अगर मान लीजिए समुद्र के किनारे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि कुछ ऐसा होता है तो यह मंत्रालय खुले तौर पर उस पर आपत्ति भी जाहिर करती है। इस मंत्रालय के अलावा हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो पर्यावरण के मुद्दों पर काम करते रहती है, सिविल सोसाइटी है जो इस पर बात करते रहती है। इन सब का यही मुद्दा उभर करके सामने आया है कि यह जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं ग्रेटर निकोबार द्वीप पर, इससे पर्यावरण को बड़े स्तर पर क्षति पहुंचने की संभावना है। उसी पर बात करेंगे। तो इस मंत्रालय ने सितंबर 2020 में जो शुरू की गई ग्रेटर निकोबार में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निर्माण को लेकर के पर्यावरणीय चिंता प्रकट की है। देखिए, यहां पर आप पेपर की कटिंग देखिए, यहां बात की गई है होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़े ना तो उस टॉपिक को जो कीवर्ड होते हैं उसको देखें, और शब्द में बहुत कुछ छुपा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह पर एक परियोजना चलाया जा रहा है और उसको नाम दिया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक कहने का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं कि चौतरफा विकास की बात की गई है, यानी कि कहते हैं चहुर्मुखी विकास। किसी भी जगह का अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास करना, वहां पर काम होना, विभिन्न क्षेत्रों में काम होना, और कह सकते हैं कि उस जगह का काया पलट हो जाना, तो उसे कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की भी बात की गई है, बिजली संयंत्र लगेगा, होटल तैयार किए जाएंगे, पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को विकसित किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ की गई है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे भी सामने आए हैं। ये आप समझ रहे हैं। अ ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेटर निकोबार, यहाँ भी कहा गया है कि ग्रेटर निकोबार में जो यह काम चल रहा है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। किस नजरिए से? इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो इन सब चीजों पर हम डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे कि भारत के नजरिए से ग्रेटर निकोबार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि इतना यह महत्वपूर्ण है तो फिर क्यों पर्यावरण को लेकर के हम संवेदनशील नहीं हैं। हम इसके लिए पर्यावरण को बचाए रखें, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, सभी बिंदुओं को देखेंगे हम डिटेल से। प्रमुख बिंदु इससे संबंधित क्या है, इसे देख लीजिए। जनवरी 2023 में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि देखिए सितंबर 2020 में यह शुरू किया गया।
उसके बाद जनवरी 2023 में, अभी 2 महीने पहले ही, संवैधानिक आचरण समूह जिसमें 100 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा है। और पत्र में लिख करके उन्होंने क्या चिंता जाहिर की है? उन्होंने कहा कि यह जो परियोजना चलाया जा रहा है ग्रेटर निकोबार में, उस पर तत्काल रोक लगा दिया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि यदि यह परियोजना चालू रहता है तो पर्यावरण के लिए यह अच्छा नहीं है, वहां के जो स्थानीय जनजाति हैं उनके लिए भी यह बेहतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पर तुरंत रोक लगा दिया जाए। इसका जो संचालन किया जा रहा है वह नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग जो है इसकी परियोजना का संचालन कर रही है, इसको ध्यान में रखिए आप। और नीति आयोग ने यह कहा है कि हम ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो सके। नोडल एजेंसी, यहां देखिए, इसको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को तैयार कर लीजिए आप। नोडल एजेंसी कौन है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है एकीकृत विकास निगम, यह इसकी नोडल एजेंसी है। ध्यान रखना है, परियोजना का संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। नीति आयोग नोडल एजेंसी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। नोडल एजेंसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम है। अब यहां समझ लीजिए, इस परियोजना पर जो अनुमानित व्यय है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, 72,000 करोड़ रुपया है और 30 वर्षों में इसे पूरी की जाने की बात की जा रही है। ध्यान रखना है। और बात की यह भी है कि 3 लाख लोग वहां बाहर आएंगे। चलिए, बाहर से मतलब 3 लाख लोग इस परियोजना के डेवलप होने पर वहां पर आएंगे, रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए, बाकी चीजों के लिए। अब इतने सारे जो मैप आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और खास करके आप यह समझ लें कि यह जो ग्रेटर निकोबार द्वीप है, यह भारत के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक बात समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा मैंने पहले भी की थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम ग्रेटर निकोबार को सिंगापुर बना देंगे, यानी कि उनका कहना है कि ग्रेटर निकोबार में सिंगापुर बनने की क्षमता है। सिंगापुर बनने की क्षमता। अब सिंगापुर बनने की क्षमता है तो जरा हम यूपीएससी के नजरिए से इस बात को समझते हैं कि यह कहने का क्या मतलब हुआ। देखिए, सिंगापुर को हम कहते हैं पोर्ट ऑफ, इस बात को आप लिख लीजिए, पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, बहुत डिटेल से इस पर हम बात कर लेते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल का क्या मतलब है? एक ऐसा जगह, एक ऐसा बंदरगाह जहां पर जो जहाज, समुद्र से व्यापारिक जहाज हो, वहां से गुजर रही हो, तो वहां आकर के रुकने का जगह हो। सभी जहाज एक तरह से इस जहाजों का स्टेशन कह लीजिए। आप यूं समझिए कि यदि आप, या जो मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, तो यहाँ से आप निकलेंगे तो वजीराबाद और ये जो गांधी विहार का एरिया है, वहाँ से एक रिंग रोड पास करता है। तो यह रिंग रोड जो है, यहाँ से निकलते हुए चंडीगढ़ हाईवे की तरफ निकल जाता है, ये हाईवे है। तो अगर आप कभी यहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे होते हुए आगे गुजरे होंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि रोड के किनारे, मान लीजिए ये हाईवे है, तो रोड के किनारे बहुत सारा ढाबा जगह जगह बना हुआ है, काफी सारा ढाबा है, यह बना हुआ है। और यहाँ क्या होता है, जब बसेज यहाँ से गुजरती है तो इस ढाबे पे आकर के बसेज रुक जाती है। तो यहाँ जो यात्री होते हैं वहाँ जाकर के जलपान करते हैं, खाते हैं, कोई चीज़ खरीदना हो तो खरीदते हैं। छोटा छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वहाँ होता है ढाबे के आसपास के एरिया में। तो कहने का मतलब है कुछ वैसा ही हम समुद्र में करने की कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ हम चाह रहे हैं कि एक पोर्ट ऑफ कॉल बना दे ग्रेटर निकोबार में, कि जो यहाँ से जो भी, देखिए इस मैप पर देखिए, ये हिंद महासागर, ये भारत हो गया हमारा प्यारा देश। मान लीजिए यहाँ से अरब सागर से होते हुए जो भी जहाज इस जगह से गुजरती है, तो इसे रुकने के लिए जगह चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी जहाज जो है भारत में आकर के नहीं रुकती है। ठीक है, यहाँ पे है श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, आपने सुना होगा। तो पोर्ट ऑफ कॉल जो है यहाँ पर श्रीलंका के नजरिए से देखें तो हम्बनटोटा भी है। तो जहाज यहाँ जाकर के विश्राम करती है और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए जहाज या तो इस रूट से निकल जाती है या फिर ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और यहाँ से साउथ चाइना सी की ओर तरफ जाती है। तो समुद्री जहाज का जाने का ये जो व्यापारिक मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है और जहाजें चलती है, तो इसी मार्ग से ये जहाजें आगे निकला करती हैं। अब भारत चाह रहा है कि हमारी यहाँ अवस्थिति हिंद महासागर में है, तो क्यों ना हम इसका लाभ लें। अब जब ये जहाज यहाँ से जाएगी तो कुछ इस जगह पर सिंगापुर स्थित है। दूसरे मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यह रहा सिंगापुर यहाँ पे। ठीक है,
अब सिंगापुर समुद्र के किनारे स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है। अब यहाँ पर जब ये जहाजें जाएगी, यहाँ पर देखिए ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, इस जगह को, तो यहाँ से जब जहाज गुजरती है तो साउथ चाइना सी जाने के लिए और फिर पैसिफिक ओशियन में आगे निकल जाती है, तो जहाजें यहाँ जाकर के रुका करती है। अब यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, सिंगापुर को पर्यटन में काफ़ी लाभ हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यहाँ पर जब जहाज वहाँ रुकती है तो सिंगापुर को उससे रेंट मिलता है, लोग वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे होटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया है इस जगह पर। इस वजह से स्टार्टअप्स काफ़ी शुरू हो गए, तो सिंगापुर को इसलिए पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाने लगा। तो भारत सरकार ने भी सोचा कि मुझे भी एक पोर्ट ऑफ कॉल चाहिए। अब वो कहाँ बनाया जाता है, इस जगह पर हम्बन टोटा था तो पहले से ही वो विकसित है, हमारा यहाँ फायदा होता नहीं, जहाजें यहाँ नहीं आकर के यहीं से गुजरती। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हमारे पास भी एक जगह है और उस जगह का हम उपयोग करेंगे। और वह जगह कौन सा है, तो यहाँ पहले समझ लीजिए, यह जो एरिया है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेटर निकोबार है वह हमारा पोर्ट ऑफ कॉल बनने की क्षमता रखता है। ये जो सिंगापुर जैसा है वैसा ही। अब ग्रेटर निकोबार यहाँ समझ लीजिए, यह जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं, देखिए इस जगह को मैं जूम करके इसमें ले चलता हूँ, ठीक है, ये जगह, ये पूरा जगह, ये पूरा एरिया, ठीक है। अब इस पे हम आ जाते हैं, तो यह हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। फिलहाल हमें जो मतलब है वह है ग्रेटर निकोबार से, ये रहा ग्रेटर निकोबार यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रेटर निकोबार जो है बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर, यानी कि यह जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, छोटा सा जगह, यह ग्रेटर निकोबार है। अब देखिए किस जगह पे है, यानी कि ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का का आप देखिए यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ से ही होकर के गुजरेगा। यहाँ अगर स्टेट ऑफ मलक्का है तो जहाज यहाँ आकर के रुकेगी, ठीक है, इसे हम बना देते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, तो सभी जहाज यहाँ आकर रुकेगी। यहाँ होटल तैयार करेंगे हम, यहाँ पर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, शॉपिंग मॉल्स बना देंगे, एयरपोर्ट डेवलप कर देंगे, बिजली संयंत्र लगा देंगे, तो इतनी सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर हम कर देंगे कि यहाँ पर जहाज अपने आप रुका करे। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा, इससे हमें रेंट मिलेगा और यहाँ पर फिर व्यापार आगे, जहाज जो है यहाँ विश्राम करने के बाद आगे बढ़े। तो ये निकोबार द्वीप देख लीजिए आप। अब यहाँ से निकोबार द्वीप को और डिटेल से इस जगह पर देखिए। भारत का ये सबसे दक्षिणी छोर जो आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट है, वह निकोबार द्वीप पर ही है, इसीलिए इंदिरा पॉइंट को आप तैयार कर लीजिए। देखिए यह बिल्कुल यहाँ वाला एरिया जो है यह है इंदिरा पॉइंट। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यह इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो निकोबार द्वीप समूह में यह जगह देख लीजिए। यह अब यह अपने आप में जो है काफी सेंसिटिव है, यह जो ग्रेटर निकोबार द्वीप है। क्यों सेंसिटिव है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, पर्यावरण के नजरिए से क्या क्या है उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इस जगह को आप सही से समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि काफ़ी खूबसूरत जगह ये तो है ही, लेकिन अब जब यहाँ पर ये डेवलपमेंट का काम चलेगा तो ये जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ी देख रहे हैं ये सब काटने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ही इस प्रोजेक्ट में ये सब बातें शामिल की गई है, इसीलिए यह समस्या उभर कर के सामने आ रही है। तो यह पूरा मसला आप यहाँ से देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे समझ गए होंगे, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निकोबार परियोजना का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बुनियादी ढांचे विकसित की जाने की बात की जा रही है, यानी कि इस बंदरगाह पर इसे डेवलप किया जाएगा, यहाँ पोर्ट बनाए जाएंगे, हवाई अड्डा बनाया जाएगा, बिजली का संयंत्र वगैरह लगाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, पर्यटन के संभावना भी यहाँ पर उभर कर के सामने आएगी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे बनाने की बात की जा रही है और उससे क्या होगा, अंतरद्वीप कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। अंतरद्वीप कनेक्टिविटी कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे द्वीपों का समूह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर जो मान लीजिए ये निकोबार है, इससे इसके बीच कनेक्शन बढ़ेगा, फिर इससे इसके बीच कनेक्शन बढ़ेगा, तो परियोजना इससे फायदा मिलेगा हमें। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा यहाँ डेवलप होगा, यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, पर्याप्त वायु, समुद्र और वे बुनियादी ढांचे भी विकसित किए जाएंगे और उसका कॉस्ट भी है वह भी कम होगा। अब निकोबार द्वीप जो है मलक्का स्टेट, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है आपको, के निकट स्थित है और भू राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए इसकी काफी महत्वपूर्ण स्थिति में यह होता है। फिर से एक बार मलक्का स्टेट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अब चाइना चाहते रहता है कि यह जो क्षेत्र है
इंडियन ओशन, इस पर वो अपना दबदबा बनाए। तो यह पूरा इंडियन और पैसिफिक, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को आप जोड़ दें तो उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो भारत समय रहते हुए यदि यहाँ पर काम नहीं शुरू कर देता है तो वह पीछे रह जाएगा। अब यहाँ चाइना का भी जितना व्यापार है वह इसी एरिया से होकर के जाएगा। चाइना इस बात को समझता है, इसीलिए उसने क्या किया, श्रीलंका के हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसे विकसित किया और उसे लीज पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर उसे काफी पैसा भी दिया श्रीलंका में, जिससे आप समझते हैं कि श्रीलंका जो है कर्ज के जाल में भी फंस गया। तो भारत चाह रहा है कि यहाँ एक वैकल्पिक स्रोत हम बना दे और इस पूरे जो भू राजनीतिक स्थिति है उसका हम लाभ उठाएं। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान जो है यहाँ पर स्थित है। त्रिसेवा कहने का मतलब है, समझ लीजिए, यानी कि यहाँ पर आर्मी है, नेवी भी है और एयरफोर्स भी है। क्यों? इसके महत्व को समझ ली। इस क्षेत्र को, जैसा मैंने कहा, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। ये सबसे दक्षिण का हमारे देश का एक द्वीप है, इसीलिए इस जगह को बचाना हमारे लिए काफी जरूरत हो जाता है। इसका सामरिक महत्व भी है। अब निकोबार परियोजना का उद्देश्य क्या है? महत्व में भी ही उद्देश्य छिपा हुआ है, लगभग मैंने बातें कर ही दी है। देखिए, ग्रेटर निकोबार के समग्र विकास को बढ़ावा देने की बात की जा रही है पूरे तरह से, जैसा मैंने कहा था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या क्या होगा, देखिए 3-4 चीजें करने की बात की जा रही है बड़े स्तर पे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। उसके बाद ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बनाया जाएगा, यानी कि एक बात हो गई, हवाई अड्डा 2 चीजें हो गया। एक बिजली संयंत्र बनाया जाएगा, 3 हो गया। बिजली संयंत्र में देख लीजिए, एक तो होगा गैस और दूसरा होगा सोलर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि बिजली संयंत्र जो है इसमें 2 तरीके से बात की जा रही है। और एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स बनाने की भी बात की जा रही है, यानी कि ये चौथा हो गया। तो यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा ताकि लोग आ सके। अच्छा, इस हवाई अड्डा की क्षमता बहुत ज़्यादा है। बात की जा रही है कि इस हवाई अड्डा की क्षमता इतने विकसित की जाएगी कि जब ये पीक आवर में होगा यात्रियों को ले जाने और लाने के लिए, तो 4000 यात्रियों का बोझ ये हवाई अड्डा झेल सकेगी। ठीक है, अपने पीक आवर की बात की जा रही है, 4000 यात्रियों को अपने यहाँ ये जगह दे पाएगी। हाँ, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स पे हम बात कर रहे थे, इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, यहाँ पर जब लोग आएंगे, काफ़ी पर्यटन होगा, विकास होगा, दुनिया भर की जहाज़ें वहाँ आकर के रुकेगी, पोर्ट ऑफ कॉल बन जाएगा वो, तो लोगों को रुकने के लिए जगह चाहिए। तो पूरी तरह से एक शहर विकसित किया जाएगा, पूरे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टार्टअप्स होगा, इंडस्ट्री वहाँ पे लगेंगे, इसीलिए पूरी तरह से टाउनशिप कॉम्प्लेक्स को ही तैयार कर दिया जाएगा। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में 1 लाख पेड़ों को काटकर, ध्यान देना है यहाँ पर, बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। अब यहीं पर आया है मुद्दा कि भाई ये सारे कामों को करने के लिए आप 1 लाख पेड़ों को काटेंगे। जरा सोच लीजिए पर्यावरण को कितनी क्षति होगी आगे, और इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। इस योजना के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की सीमाओं के भीतर कुल 244 वर्ग किलोमीटर हरे भरे जंगल और तटीय क्षेत्रों का उपयोग भी शामिल है। अब यही सब चीजें समस्याएं बनती जा रही है। परियोजना क्षेत्र गैलाशिया बे नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है। यहाँ भी अब चूंकि नेशनल पार्क वहाँ है तो समस्या उपलब्ध होगी ही वहाँ पे। हालांकि यह राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र से बाहर स्थित है। भले ही ऐसा है, लेकिन जब यह विकास काम आगे बढ़ेगा तो इससे जुड़ी हुई तमाम चिंताएं धीरे धीरे उभर करके सामने आएगी। अब इससे जुड़ी हुई बाकी चिंताएं क्या है उसे डिटेल से समझ लीजिए। इस परियोजना के लिए प्राचीन वर्षा वनों में लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। अब जब पेड़ कटेंगे तो वहाँ जो रहने वाले जीव जंतु हों उनके आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वर्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस बनने की बात की जा रही हो, तो ये सब हमारे वायुमंडल के लिए, जो हमारा पर्यावरण है, उसके लिए प्रतिकूल प्रभाव करेगा। लगभग 12 से 20 हेक्टेयर मैंग्रोव कवर का विनाश होगा। अच्छा, मैंग्रोव जो वन होते हैं उसके वजह से क्या होता है, समुद्री तूफान से राहत मिलती है। लेकिन जब मैंग्रोव वन की कटाव होगी तो इसकी बारंबारता जो है तूफान की काफ़ी अधिक होगी। 2006 ईस्वी में यहाँ पर ये जो निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 2006 में
तूफान आया था, इसके वजह से काफ़ी क्षति हुई। यहाँ जो एक पिक लगा हुआ है देखिए, ये जो लोग हैं यह 2006 का तस्वीर है। यहाँ पर क्या हुआ था, 2006 में तूफान आया जिसके वजह से जितने भी रोड थे वो सभी टूट गया था। और यहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, तो इनको बहुत क्षति हुआ था, इस वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। तो वही बात की जा रही है कि क्या यदि आप इतने पेड़ों की कटाई करेंगे, मैंग्रोव कवर जो है उसको हटाएंगे, तो उससे क्या फिर उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, इसकी जो है शंका बनी हुई है। 10 हेक्टेयर प्रवाल आवरण प्रभावित हो सकते हैं और इससे सामुद्रिक जो पारिस्थितिक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजाति के मूल निवासी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये निवासी जो है उसी जंगलों में रहते हैं और जंगलों की जब कटाई होगी तो इनके आवास पर क्षति पहुंचेगा। दूसरा, ये आदिवासी ग्रुप जो है बाहरी लोगों से बहुत कनेक्टेड नहीं है, बाहर के लोग जब वहां रहने जाएंगे तो ये मूल निवासी का क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लेदरबैक समुद्री कछुए, अब देखिए इस पॉइंट में जो मैं 3-4 चीजें बताऊंगा वह आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। यूपीएससी में क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके साथ एक और एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। तो प्रीलिम्स में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम एक साथ हो जाता है और फिर कट ऑफ के बाद मेंस का एग्जाम उसका अलग से होता है। तो जब फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम साथ में होता है तो उसमें क्या हो गया है, जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन और ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें प्रीलिम से अधिक क्वेश्चन आने लगे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जहां भी आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक मिले, बिना हिचक के उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब यह टॉपिक अब फिर से चर्चा में आया है तो अब आपको चाहिए कि यह जो लाइन, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा, इसका महत्व भी आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह इस बार के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। क्या, लेदरबैक समुद्री कछुआ। तो लेदरबैक समुद्री कछुआ ये समझ लीजिए, यह जो कछुआ है यह अपने आप में काफी अनोखा है और यह इस द्वीप पर पाया जाता है। निकोबार मेगापोड, निकोबार समूह का एक उड़ान रहित पक्षी है। यह पक्षी जो है ना वो मतलब उड़ नहीं पाती है। तो ये देखिए यह पक्षी है ये, ठीक है, देखिए इसके विंग्स तो है ही नहीं, इसके पंख नहीं है, तो फिर इसको उड़ने में बनता नहीं है। अब यहाँ पर अगर इस तरह की विकास की परियोजनाएं शुरू होगी तो इन सब जीव जंतुओं को सोचिए कितनी परेशानी होगी। निकोबार मकाक और खारे पानी के मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव इस परियोजना से प्रभावित होंगे। देखिए ये निकोबार मकाक जिसको बोलते हैं, ये निकोबार मकाक, हाँ, तो यह निकोबार मकाक है, यह बंदर जैसा ही है, ठीक है, लेकिन देखिए इसका एक खासियत है कि इसकी दूम जो है ना काफी बड़ी होती है, देख रहे हैं, इसकी पूंछ काफी लंबी होती है। तो ये इसी द्वीप पे पाया जाता है। उसके बाद मगरमच्छ जो होता है ये खारे पानी में है, यानी कि समुद्र में यह मगरमच्छ होता है, ठीक है, समुद्री मगरमच्छ है। तो यह सब प्रभावित यहाँ हो जाएगा। तो कई सारे जीव जंतु इस द्वीप पर ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं और उस स्थिति में यदि इस परियोजना को जारी रखा जाता है तब तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये सारे जीव जंतु यहाँ से विलुप्त ही हो जाए। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि 3 लाख लोग बाहर से जाएंगे वहाँ पर। अब जरा आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा द्वीप है, पूरी दुनिया की जहाज वहाँ रुकेगी, इन सब स्थिति से क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाए गए हैं। देखिए सामंजस्य तो करना ही होगा, क्योंकि समय के साथ आर्थिक समृद्धि चाहिए, आर्थिक विकास होना है, तो फिर सामंजस्य प्रकृति के साथ करना ही होगा। अब उसके लिए पेड़ों की कटाई होगी। जैसे बुलेट ट्रेन परियोजना चला तो बुलेट ट्रेन के लिए भी पेड़ों की कटाई हुई, जो कृषि योग्य भूमि थे उसका भी अधिग्रहण किया गया। तो इन सब चीजों से सामंजस्य करने की जरूरत है। तो सरकार कह रही है कि हम कुछ सुरक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं ताकि यह जो परियोजना है इस पर कोई आंच ना आए, परियोजना जो है चलता रहे और उसके वजह से जो पर्यावरण की स्थिति है वह भी बहुत खराब ना हो। पर्यावरण समिति ने वहां के अधिकारियों को जंगल और समुद्र के किनारों को जोड़ने वाले 8 स्थानों पर वन्य जीव गलियारे बनाने की बात कही है, निर्देश दिया है। इसका क्या मतलब हुआ ये कहने का, देखिए वो कह रहे हैं कि एक गलियारा तैयार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप विकास का काम करेंगे तो गलियारा एक ऐसा तैयार कीजिए, क्योंकि देखिए काम कहाँ होना है, समुद्र के किनारे ये सब चीज होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको उस फोटोग्राफ पे ले चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए समुद्र के किनारे ये काम हो रहा है तो यहाँ पर जंगली जीव सब आ जाएंगे और ये जंगल का गलियारा है, यहाँ भी इंडस्ट्री वगैरह लगेगा। तो आप क्या कीजिए, एक गलियारा तैयार कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ से एक रोड तैयार कर दीजिए
जहां से होकर के जो जंगली जानवर है वहां से निर्बाध रूप से आ जा सके, उनको आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि ट्रक जा रहा है और वो ट्रक के नीचे आ गए हों। ठीक है, तो इन सब चीजों से उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप इस तरह का काम करें। स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव की बात सबसे बड़ी बात की गई। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं ये कभी बाहर के लोगों से बहुत कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, तो इनको लेकर के बहुत बातें की गई है। तो मंत्रालय का कहना है, भारत सरकार का कहना है कि इन पर प्रभाव कम पड़े, इसके लिए क्या किया गया है कि पूरी निगरानी की जा रही है इनकी, और शीर्ष अर्थ स्तर पर सुविधाओं के साथ एक विशेष इकाई स्थापित की जाएगी। उसके अलावा पेड़ों के भीतर रहने वाली बहुत सारी प्रजातियां हैं, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों की कटाई चरणबद्ध तरीके से की जाने की बात की गई है। ये नहीं कि पूरे जो पेड़ हैं एक साथ काट दिए जाए और इनके आवास खत्म हो जाए। चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे तो ये अपना आवास कहीं और बना सकते हैं। परियोजना से उत्पन्न कचरे, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या हो जाती है गार्बेजेज की। यदि आपको ध्यान होगा, जोशीमठ का एक वीडियो मैंने आपको बताया था, पूरा हमने चर्चा किया था उस टॉपिक पे। तो जोशीमठ की एक जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, एक मुद्दा वहां उभर के आया था कि यह जो चार धाम परियोजना चलाया जा रहा है, तो चार धाम परियोजना की वजह से बहुत कचरा उससे उत्पन्न हुआ था और उसे जगह जगह फेंका जा रहा था ओपनली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और सरकार को फटकार भी लगाई थी, कुछ निर्देश भी दिए थे। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब इस जगह पर ग्रेटर निकोबार पर आप परियोजना चलाएंगे तो भाई यहाँ भी कचरा होगा। अब इस कचरे का निपटान आप कैसे करेंगे? तो सरकार कह रही है कि इस कचरे का या तो हम रीयूज कर देंगे या फिर रिसाइकल करेंगे, और उसके अलावा सुरक्षित निपटान के लिए हम कोशिश करेंगे कि यह जो ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह है उसके मुख्य भूमि तक सावधानी से हम उसे ले जाएं। क्योंकि देखिए विकास जो होगा, यदि समुद्र का तट ये है तो समुद्र तट पर इसका विकास किया जाएगा, तो जो मुख्य भूमि है वहां तक हम कचरे को ले जाएं ताकि उसका नुकसान कम से कम हो सके। तो यह तो पूरा मुद्दा हो गया। अब इससे एक संबंधित प्रश्न है, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जब भी प्रश्न क्या हो तो आप जब भी प्रश्न की हम बात करें तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, निकोबार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पे विचार करें, लेकिन उससे पहले यहाँ इस चीज को देख लें कि क्या निर्देश दिया जा रहा है, और निर्देश में दिया जा रहा है कि कौन से सही है। तो इसको बहुत ध्यान से, यहाँ के पुछल्ले जो शब्द होते हैं उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो अब उसके बाद कथन को पढ़ लीजिए। इस परियोजना के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में 1 लाख पेड़ों को लगाया जाएगा। ध्यान से देखना है, ठीक है, लगाया जाएगा की बात की जाएगी, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समग्रता से पर्यावरणीय विकास हो पाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई पर्यावरण की समस्याएं थी, तो क्या यह पॉइंट वहां से सही है या गलत है। इस परियोजना का संचालन करता नीति आयोग, ध्यान से देख लीजिएगा, नीति आयोग दूसरी बात है, तथा नोडल एजेंसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि आप ध्यान से इस पॉइंट को नोट कीजिए, जब मैं शुरुआत में ही बता रहा था आपको कि संचालनकर्ता कौन है और नोडल एजेंसी कौन है। तो देख लीजिए, अगर ये दोनों पॉइंट सही है तो फिर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अन्यथा गलत होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से जो भी सही लगे आपको, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। अब देखिए, ए में दिया गया है केवल 1, बी में दिया गया है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सही नहीं है। तो इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, किसी दूसरे मुद्दे के साथ जल्द हम आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।